आज का पहला प्रश्न है कि बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। पहला है देवपाल, धर्मपाल, महिपाल और विग्रहपाल द्वितीय। ठीक है, तो इनमें से जो है शासकों का सही कालक्रम क्या है? 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4 या फिर 2 1 4 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन 2 1 4 3, क्योंकि पाल वंश की स्थापना जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। बंगाल के सामंतों ने बंगाल की राजनीतिक कलह को समाप्त करने के लिए गोपाल की योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपना शासक चुना। फिर आते हैं धर्मपाल। गोपाल का पुत्र धर्मपाल, एक गोपाल का पुत्र ही धर्मपाल था। ठीक है, जो एक योगी शासक था। ठीक है, और धर्मपाल के समय ही उत्तरी भारत में कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका तैयार हुई। धर्मपाल का पुत्र देवपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता के समान ही योगी और साम्राज्यवादी शासक था। पाल साम्राज्य को संगठित रखने के साथ ही उसने लगातार युद्ध के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। देवपाल ने ही नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज से खदेड़ने में सफलता प्राप्त की और उत्तरी भारत के विजय में संलग्न हो गया। पाल वंश के इतिहास में 850 से 988 ईस्वी तक काल का जो था अवनति का काल रहा है। इस वंश में विग्रहपाल प्रथम, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय शांतप्रिय और अयोग्य शासक थे। इसके बाद शासक बनता है विग्रहपाल, फिर उसके बाद शासक बनता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम जो था वो विग्रहपाल का उत्तराधिकारी था। ठीक है, महिपाल जो था वो विग्रहपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। उसने पाल वंश की शक्ति की प्रतिष्ठा को पुनः जीवित किया। इसीलिए जो कालक्रम बनेगा सबसे पहले धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर विग्रहपाल और फिर महिपाल। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देश निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है व्यापारियों और शिल्पियों के संगठन से, राजकीय टकसाल के अध्यक्ष से, युद्धबंदी दास से या हलवाओं और खतिहर मजदूर से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, व्यापारियों और शिल्पियों के संगठन से। ठीक है, नाना देश जो है वो व्यापारियों और शिल्पियों का एक संगठन था जो अपने उद्यम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ये स्थल और जल मार्ग से यात्राएं करते थे। इन व्यापारियों के पास अपनी सेना होती थी जिसकी सहायता से वे स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ थे। तमिल लेखों में इन्हें नाना देशस कहते हैं, जो वीर वड़ज धर्म के रक्षक थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। ग्रंथ उनके लेखक से संबंधित है कि तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहादीरी, ताजुल मासिर और किताबुल यामिनी किसने लिखी? तो इसको सुमेलित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि तारीख फिरोज शाही पुस्तक जो है वो शम्स सिराज अफीक ने लिखी है। फतवा ए जहादीरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखी है। किताबुल यामिनी कुतुबी ने लिखी है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही अफीक के द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है। इसे फिरोज शाह तुगलक के शासन काल और तुगलक वंश के पतन की जानकारी मिलती है। फतवा ए जहादारी जो है ये बर्नी की रचना है। इसमें सल्तनत कालीन की कृषि का वर्णन है। ताजुल मासिर जो है उसे हसन निजामी ने लिखा है और उस पुस्तक में 1192 से लेकर 1228 तक की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, किताबुल यामिनी के रचयिता जो है वो कुतुबी हैं, जिसमें सुबकुद्दीन और महमूद गजनवी का 1020 तक का इतिहास इस पुस्तक में संकलित है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बलबन ने
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की? इक्तादारों पर नियंत्रण, राजकीय आय का संग्रहण, डाक चौकियों का प्रबंधन या वे के कागजातों की देखभाल के लिए। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इक्तादारों पर नियंत्रण। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था अपने पूर्वगामी राजपूत सामंती व्यवस्थाओं से भिन्न थी। एक और यह दो विषयों से पता चलता है, क्योंकि इक्ता और शासक वर्ग का स्वरूप। इक्ता की व्यवस्था को शुरू करने वाला इल्तुतमिश था और बलबन ने इक्तादारों पर क्रियाकलापों को ध्यान रखने और नियंत्रण करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ख्वाजा के अंतर्गत इक्ता के अंतर्गत आने वाली आय का अनुमान लगाना था। ख्वाजा नामक अधिकारी सुल्तान के वजीर की सिफारिश से नियुक्त करने वाला अधिकारी था, जो हिसाब किताब के काम में प्रवीण होता था। प्रत्येक इक्ता में एक ख्वाजा नियुक्त किया जाता था और सुल्तान द्वारा नियुक्त होने के कारण ख्वाजा को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। इसीलिए ख्वाजा को साहिब ए दीवान भी कहते थे। साहिब ए दीवान, साहिब ए दीवान भी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट पर सही उत्तर चुनिए। मालवा, मारवाड़, गुजरात और मेवाड़। तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसको सही आंसर है मालवा विजय जो है वो अकबर की 1561 में हुई और उस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था और बाज बहादुर को आदम खां ने पराजित किया था और मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेनाओं ने अधिकार कर लिया और अकबर ने आदम खां को वहां की सूबेदारी सौंपी। मेवाड़ की विजय जो है वो 1567 में हुई। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां राजपूत शासकों ने मुगल शासन का सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए 1567 में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। इस विजय के पश्चात अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की वीरता की स्मृति में उसकी पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। फिर मारवाड़ विजय जो है वो 1570 में हुई। मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक रावल हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और गुजरात विजय जो थी वो 1572 में हुई। 1572 में अकबर ने इसे अधिकार करने के लिए काफी उत्सुक था और सितंबर 1572 में अकबर ने गुजरात को स्वयं जीतने के लिए स्वयं प्रस्थान किया गुजरात को जीतने के लिए। उसने गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। 1.5 महीने के लगभग संघर्ष के बाद 26 फरवरी 1573 को अकबर ने सूरत, अहमदाबाद और कैम्बे पर अधिकार कर लिया और इसी युद्ध के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। इसलिए इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन पर वाकिया नवीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भू राजस्व अधिकारी, आधार्मिक मामलों का प्रधान, दरबारी लेखक या तोपखाने का प्रधान। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दरबारी लेखक। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीय व्यवस्था थी, लेकिन यह नियंत्रण और संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन में के अंतर्गत वाकिया नवीस एक दरबारी लेखक था, जिसे समाचार लेखक भी कहा जाता था। यह राज्य के समाचारों से भी संबंधित था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के समय प्रयुक्त होने वाला पद विलायत क्या था? ठीक है, कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई, उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत उत्तम भूमि, असैनिक मुकदमों के लिए काजी का न्यायालय और सर्वाधिक आय वाली इक्ता। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई। अलाउद्दीन के शासन, शेर शाह सूरी का शासन जो था वो अलाउद्दीन के शासन से प्रेरित था। उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकांश नियम और कानूनों को अपनाया गया
दोवाब क्षेत्र में सरकार प्रशासनिक एवं राजस्व इकाई था। प्रतिरक्षा शासन के व्यवस्था के लिए बंगाल, मालवा जैसे सिंध क्षेत्र जैसे प्रशासनिक इकाई के रूप में विलायत की व्यवस्था को कायम रखा गया। एक विलायत में कई सरकारें होती थी और एक सरकार के अंतर्गत कई परगने होते थे और गांव जो थे वो राजस्व की पहली इकाई थे। सरकार या विलायत में नियुक्त अमीरों को असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे। नए नियम और कानूनों को लागू करने के लिए हमेशा शाही फरमान के जरिए उन्हें संदेश भेजा जाता था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बरार। तालीकोटा का युद्ध जो है 25 जनवरी 1565 को लड़ा गया। इस युद्ध को राक्षसी तलंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य के विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार के बीच पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार ने इसमें शामिल नहीं था। इस महासंघ के नेता अली आदिल शाह प्रथम ने राम राय से रायचूर के किले को वापस मांगा। राम राय द्वारा ठुकराए पर दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना राक्षसी तंगड़ी की ओर बढ़ी, जहां राम राय और संयुक्त मोर्चे की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा। बन्नी हट्टी की लड़ाई या तालीकोटा का युद्ध को सामान्यतः विजयनगर के महायुद्ध का अंत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने नहीं की थी? आमुक्त माल्यद, मनुकारिता, उषा परिणय, जामवंती कल्याण। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मनुकारिता। मनुकारिता की रचना जो है कृष्णदेव राय ने की नहीं की। कृष्णदेव राय एक सफल राजनीतिज्ञ और प्रशासक था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का एक क्लासिक युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद से उसकी सैनिक और नागरिक प्रशासन की क्षमता को आंका जा सकता है। कृष्णदेव राय ने जामवंती कल्याण नामक एक नाटक की रचना संस्कृत में की। उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना भी कृष्णदेव राय ने संस्कृत में की। उषा परिणय में कचपुड़ी शैली में यक्षगान के रूप में प्रस्तुत किया है और मनुकारिता नामक ग्रंथ जो है वो अल्लासी पेड्डाना के द्वारा की गई और अल्लासी पेड्डाना जो थे वो कृष्ण राय के अष्टदिग्गज कवियों में से एक प्रमुख थे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार करना, आत्मा के अस्तित्व को खंडन करना, निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मुक्ति। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, केवल 2, 2 और 3 और 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध थे। बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका जन्म लुम्बिनी के नामक ग्राम नेपाल में हुआ था। आज बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका अर्थ है कि संसार में ना कोई आत्मा है और ना ही आत्मा की कोई अन्य वस्तु। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में विश्वास करता है। पशुओं और अहिंसा की रक्षा पर बौद्ध धर्म जोर देता है। बौद्ध धर्म में सारी शिक्षा का सारांश 4 आर्य सत्य में मिलता है। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का आशय है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसलिए दोनों 2 और 3 जो कथन जो हैं ये सही है। पहला कथन जो है गलत, क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही सुमेलित है? नीति व कमृत, कथा सरिता सागर, बृहद कथा मजरी और नीति शास्त्र। कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है ए ऑप्शन नीति वाक्य मत। इसके रचयिता जो हैं वो सोमदेव सूरी। जबकि कथा सलित सागर विश्व कथा साहित्य को भारत की अनूठी देन है, या संस्कृत कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना सोमदेव भट्ट ने की थी। सोमदेव भट्ट ने की थी, जो एक कश्मीरी पंडित थे। बृहत कथा मंजरी जो है इसके रचनाकर्ता जो हैं वो क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। और नीति शास्त्र के लेखक जो हैं वो कामंदक हैं। नीति शास्त्र के लेखक जो हैं वो कामंदक हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, उनके कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज और सेवा सदन। तो इसको सही सुमेलित करना है क्रम के अनुसार। तो वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में हुई और चेन्नई में हुई थी। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित संगठन था। इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करके विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। दूसरा है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में की गई थी। सेवा सदन की स्थापना 1908 में पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम के साथ मिलकर की थी। और उन्हीं के प्रयासों से आयु को विवाह के लिए आयु विनियमित करने के वाला एज ऑफ कंसेंट पारित हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कि रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाने और हड़ताल आयोजित करने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, फकीर विद्रोह और फूका विद्रोह। तो इसमें फकीर विद्रोह ये हुआ था 1776-77 में। पागलपंथी विद्रोह 1813, रामोसी विद्रोह 1822, कूका विद्रोह 1860-70। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरन चंद्र जोशी या फिर महात्मा गांधी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही अनसुईया साराभाई और शंकर लाल बैंकर के साथ मिलकर 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे बाद में मजदूर महासंघ भी कहा गया। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों से सम्मिलित थे? पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना,
अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का उद्भव और प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3। मतलब पहला और तीसरा जो है वो सही है, 2 और 3 जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय सदन की व्यवस्था जो है वो 1919 में 1935 में लाई गई थी। ठीक है, और प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था 1919 में लाई गई थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।